जी हाँ दोस्तों, कैसे सब। स्वागत है आप सबका कहानियों के सफ़र में। कहानी का नाम है विश्वास और ये मानसरोवर जो बुक है प्रेमचंद की सत्याग्रह और उससे रिलेटेड कहानियों का संग्रह है। इसमें ये उसकी प्रथम कहानी है। इसके पात्रों में जो प्रमुख महिला पात्र हैं वो हैं मिस जोशी और प्रमुख आपके पुरुष पात्र हैं मिस्टर जौहरी। मिस्टर जौहरी और इसके अलावा एक आप्टे नाम के नेता हैं जो आम जनता के नेता इसमें बताए गए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। उन दिनों मिस जोशी, जैसा कि मैंने आपसे बताया था, सबसे ज़्यादा बात इन्हीं की पूरी कहानी में जितने भी महिला पात्र हैं। तो उन दिनों मिस जोशी बम्बई सभ्य समाज की राधिका थी। तो वह एक छोटी सी कन्या पाठशाला की अध्यापिका, पर उसका ठाट बाट मान सम्मान बड़ी बड़ी धन रानियों को भी लज्जित करता था। वह एक बड़े महल में रहती थी जो किसी जमाने में सतारा के महाराज का निवास स्थान था। वहाँ सारे दिन नगर के रईसों, राजों, राजकर्मचारियों का तांता लगा रहता था। तांता का मतलब भीड़। वह सारे प्रांत के धन और कीर्ति के उपासकों की देवी थी। अगर किसी को खिताब का खब्द था तो वह मिस जोशी की खुशामद करता था। किसी को अपने या अपने संबंधों के लिए कोई अच्छा ओहदा दिलाने की धुन थी तो वह मिस जोशी की आराधना करता था। सरकारी इमारतों के ठेके, नमक, शराब, अफीम आदि सरकारी चीज़ों के ठेके, लोहे, लकड़ी, कलपुर्जे आदि के ठेके से मतलब है ठेके, सब मिस जोशी के ही हाथों में थे। जो कुछ करती थीं वही करती थीं। जो कुछ होता था उसी के हाथों होता था। जिस वक्त वह अपने अरबी घोड़ों की फिटन पर सैर करने निकलती तो रईसों की सवारियां आप रास्ते से हट जाती थी। बड़े बड़े दुकानदार खड़े होकर सलाम करने लगते थे। वह रूपवती थी, लेकिन नगर में उससे बढ़कर रूपवती रमणियां भी थीं। वह सुशिक्षिता थी, वाक्चतुर थी, गाने में निपुण, हंसती तो अनोखी छवि में, बोलती तो निराली छटा से, ताकती तो बाकी चितवन से। लेकिन इन गुणों में उसका एकाधिपत्य न था। उसकी प्रतिष्ठा, शक्ति और कीर्ति का कुछ और ही रहस्य था। सारा नगर ही नहीं, सारे प्रांत का बच्चा बच्चा जानता था कि बम्बई के गवर्नर मिस्टर जौहरी मिस जोशी के बिना दामों के गुलाम हैं। मिस जोशी के बिना दामों के गुलाम हैं। मिस जोशी की आँखों का इशारा उनके लिए नादिर शाही हुक्म है। वह थिएटरों में, दावतों में, जलसों में मिस जोशी के साथ साए की भांत रहते और कभी कभी उनकी मोटर रात के सन्नाटे में मिस जोशी के मकान से निकलती हुई लोगों को दिखाई देती है। इस प्रेम में वासना की मात्रा अधिक है या भक्ति की, यह कोई नहीं जानता। लेकिन मिस्टर जौहरी विवाहित हैं और मिस जोशी विधवा। इसीलिए जो लोग उनके प्रेम को कलुषित कहते हैं वे उन पर कोई अत्याचार नहीं करते।
बम्बई की व्यवस्थापिका सभा ने अनाज पर कर लगा दिया था और जनता की ओर से उसका विरोध करने के लिए एक विराट सभा हो रही थी। सभी नगरों से प्रजा के प्रतिनिधि उसमें सम्मिलित होने के लिए हजारों की संख्या में आए थे। मिस जोशी के विशाल भवन के सामने चौड़े मैदान में हरी हरी घास पर बम्बई की जनता अपनी फरियाद सुनाने के लिए जमा थी। अभी तक सभापति ना आए थे, इसीलिए लोग बैठे गपशप कर रहे थे। कोई कर्मचारियों पर आक्षेप लगाता तो कोई देश की स्थिति पर, कोई अपनी दीनता पर, और कहते कि अगर हम लोगों में अकड़ने का जरा भी सामर्थ्य होता तो मजाल था कि ये कर लगा दिया जाता। अधिकारियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता। हमारा जरूरत से ज़्यादा सीधापन हमें अधिकारियों के हाथों का खिलौना बनाए हुए है। वह जानते हैं कि जितना इन्हें दबाते जाओ उतना दबते जाएंगे, सिर नहीं उठा सकते। सरकार ने भी उपद्रव की आशंका से पुलिस बुला ली। उस मैदान के चारों कोने पर सिपाहियों के दल डेरा डाले पड़े थे। उनके अफसर घोड़ों पर सवार, हाथ में हंटर लिए, जनता के बीच निसंक भाव से घोड़े दौड़ाते फिर रहे थे, मानो साफ मैदान है। मिस जोशी के मतलब ऐसे वो लोग घूम रहे थे जैसे कि साफ मैदान है। मिस जोशी के ऊंचे बरामदे में नगर के सभी बड़े बड़े रईस और राज्य अधिकारी तमाशा देखने के लिए बैठे हुए थे। मिस जोशी मेहमानों का आदर सत्कार कर रही थी और मिस्टर जौहरी आराम कुर्सी पर लेटे हुए थे। मिस जोशी भी वहीं पर बैठ गईं और मिस्टर जौहरी आराम कुर्सी पर लेटे इन जनसमूहों को घृणा और भय की दृष्टि से देख रहे थे। सहसा सभापति महाशय आपटे एक किराए के तांगे पर आते दिखाई दिए। चारों तरफ हलचल मच गई। लोग उठ उठकर उनका स्वागत करने दौड़े तथा उन्हें लाकर मंच पर बैठा दिया। आपटे की अवस्था 30 से 35 वर्ष से अधिक न थी। दुबले पतले आदमी थे। मुख पर चिंता का गाढ़ा रंग चढ़ा हुआ, बाल भी पक चले थे। मुख पर सरल हास्य की रेखा झलक रही थी। वह एक सफ़ेद मोटा कुर्ता पहने थे, न पाँव में जूते, न सर पर टोपी। इस अर्धनग्न दुर्बल निस्तेज प्राणी में न जाने कौन सा जादू था कि समस्त जनता उसकी पूजा करती थी। उसके पैरों पर सिर रगड़ती थी। इस एक प्राणी के हाथों में इतनी शक्ति थी कि वह क्षण मात्र में सारी मीलों को बंद करा सकता था, शहर का सारा कारोबार मिटा सकता था। अधिकारियों को उसके भय से नींद ना आती थी। रात को सोते सोते चौंक पड़ते थे। उससे ज़्यादा भयंकर जंतु अधिकारियों की दृष्टि में दूसरा न था। यह प्रचंड शासन शक्ति उस एक हड्डी के आदमी से थरथर कांपती थी, क्योंकि उस एक हड्डी के आदमी में एक पवित्र, निष्कलंक, बलवान और दिव्य आत्मा का निवास था। आपटे ने मंच पर खड़े होकर पहले जनता को शांत चित्त रहने और अहिंसा व्रत पालन करने का आदेश दिया। फिर देश की राजनीति की स्थिति का वर्णन करने लगे। सहसा उनकी दृष्टि सामने मिस जोशी के बरामदे की ओर गई। मिस जोशी के बरामदे की ओर गई तो उनका प्रजा दुख
पीड़ित हृदय तिलमिला उठा। यहाँ अगणित प्राणी उसकी विपत्ति की फरियाद सुनाने के लिए जमा थे, और वहाँ पर चाय और बिस्कुट, मेवे और फल, बर्फ और शराब की रेल-पेल थी। वे लोग इन अभागों को देख देख हंसते और तालियां बजाते थे। जीवन में पहली बार आपटे की जबान काबू से बाहर हो गई। मेघ की भांति गरज कर बोले, इधर तो हमारे भाई दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं और उधर अनाज पर कर लगाया जा रहा है, केवल इसलिए कि राजकर्मियों के हलवे पूरी में कमी न होवे। हम जो देश के राजा हैं, जो छाती फाड़ कर धरती से धन निकालते हैं, भूखों मरते हैं, और वे लोग जिन्हें हम अपने सुख शांति की व्यवस्था करने के लिए रखा है, हमारे स्वामी बने हुए हैं, शराब की बोतलें उड़ाते हैं। कितनी अनोखी बात है कि स्वामी भूखों मरें और सेवक शराब उड़ाएं, मेवे खाएं, इटली और स्पेन की मिठाइयाँ चलें। यह किसका अपराध है? क्या सेवकों का? नहीं, कदापि नहीं। हमारा ही अपराध है कि हमने अपने सेवकों को इतना अधिकार दे रखा है कि आज हम उच्च स्वर में कह देना चाहते हैं कि हम यह क्रूर और कुटिल व्यवहार नहीं सह सकते। हमारे लिए यह अश्य है कि हम और हमारे बाल बच्चे दानों को तरसें और कर्मचारी लोग विलास में डूबे हुए हमारे करुण क्रंदन की जरा भी परवाह न करते हुए विहार करें। यह अश्य है कि हमारे घरों में चूल्हे ना जलें और कर्मचारी लोग थिएटरों में ऐश करें, नाच रंग की महफिलें सजाएं, दावतें उड़ाएं, वैश्याओं पर कंचन की वर्षा करें। संसार में ऐसा और कौन देश होगा जहां प्रजा तो भूखों मरती हो और प्रधान कर्मचारी अपनी प्रेम क्रीड़ाओं में मग्न हों, जहां स्त्रियां गलियों में ठोकरें खाती फिरती हों और अध्यापिकाओं का वेश धारण करने वाली वैश्याएं आमोद प्रमोद के नशे में चूर हों। एकाएक सशस्त्र सिपाहियों के दल में हलचल पड़ गई। उनका अफसर हुक्म दे रहा था, सभा भंग कर दो, नेताओं को पकड़ लो, कोई न जाने पाए। यह विद्रोहात्मक व्याख्यान है। मिस्टर जौहरी ने पुलिस के अफसर को इशारे से बुलाकर कहा, और किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है, आपटे ही को पकड़ो, वही हमारा शत्रु है। पुलिस ने डंडे चलाने शुरू किए और सिपाहियों के साथ जाकर अफसर ने आपटे को गिरफ्तार कर लिया। जनता ने त्योरियां बदली। अपने प्यारे नेता को यूं गिरफ्तार होते देखकर उनका धैर्य हाथ से जाता रहा। लेकिन उसी वक्त आपटे की ललकार सुनाई दी, तुमने अहिंसा व्रत लिया है, और अगर किसी ने उस व्रत को तोड़ा तो दोष मेरे सिर होगा। मैं तुमसे सविनय अनुरोध करता हूँ कि अपने अपने घर जाओ। अधिकारियों ने वही किया जो हम समझते थे। इस सभा से हमारा जो उद्देश्य था वह पूरा हो गया। हम यहाँ बलवा करने नहीं, केवल संसार की नैतिक सहानुभूति प्राप्त करने के लिए जमा हुए थे, और हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। एक क्षण में सभा भंग हो गई और आपटे पुलिस की हवालात में भेज दिए गए। तो आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी के और भी पार्ट्स आएंगे और आपको जुड़े रहना है। एंड में जो होगा उसका कुछ मैं आपको बता देती हूँ कि आपटे का प्रभाव हो जाएगा मिस जोशी पर, और वो अपना जो बहुत विलासितापूर्ण जीवन जी रही हैं, इससे सादगी की ओर जाएंगी। सो या दैट्स इट, दिस इज़ द पार्ट 1, एंड इसके बाद और भी पार्ट्स आएंगे। बाय एंड टेक केयर।